नमस्कार, स्वागत है। ये एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाते हुए कि एक्चुअल में ऐसा ही क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं किया, ठीक है। और हम अपनी जो क्लास है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ चलाते रहें। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये शेयर करना है, बस इतना सा काम करना है और पेन और कॉपी लेके जी जान से पढ़ते रहिए और अपने आप को मैथ्स में स्ट्रॉन्ग कीजिए, जितना हो सकता है अपने आप को मैथ्स में बेहतर कीजिए, ठीक है। अभी हमारी जो क्लास है वो बेटा नंबर सिस्टम की है। ये जो स्टार्टिंग कर रहा हूं ना मैं, स्टार्टिंग इसलिए मैंने नंबर से की है क्योंकि भाई हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो नंबर्स ही नहीं जानते होंगे आप तो गणित कहां से पढ़ेंगे। तो हम पहले डिटेल में आज की क्लास में नंबर्स को पढ़ लेंगे कि कितने नंबर्स होते हैं, क्या क्या नंबर्स होते हैं, कैसे नंबर्स होते हैं, इन सभी पर आज चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग में भैया सबसे पहले नंबर्स जो आ रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पहला भाई, सबसे पहले हम संख्याओं में बात करते हैं तो सबसे आगे होती हैं आपकी सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हीं को आप हिंदी में बच्चा क्या बोल देते हो, जटिल संख्याएं भी बोल देते हो। तो आप सम्मिश्र संख्या कहिए या जटिल संख्या कहिए, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहिए। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है बच्चा? तो देखो, सम्मिश्र संख्याएं आपके पास जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी जटिल संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं। जितनी भी आपने पढ़ी हैं वो सभी सम्मिश्र हैं, जटिल हैं। अब देखो, जटिल संख्याएं, ये सम्मिश्र संख्याएं दो टाइप की होती हैं, बनती दो पार्ट से। एक पार्ट बेटा रियल और दूसरा पार्ट बेटा इमेजिनरी। रियल को आप बोल सकते हो कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है। रियल को क्या बोल सकते हो आप, वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी को क्या बोल सकते हो आप, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी को आप बोल सकते हो काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। क्या बोल सकते हो बच्चा, काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं बोल सकते हो आप काल्पनिक संख्याओं को। अब देखिए, रियल नंबर्स होती क्या है? तो आपने जितने भी नंबर्स अब तक पढ़े हैं, बचपन में आपने एक नंबर लाइन पढ़ा होगा। नंबर लाइन पर आपने देखा होगा कि यहां पर 0 रहा करता था, यहां पर 1 रहा करता था और यहां पर बच्चा 2 रहा करता था। साथ के साथ आगे आपने देखा होगा कि यहां पर 3 और ऐसे डॉट 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 करते हुए ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता था। ऐसे ही इधर की साइड बच्चा -1, -2 और ये -3 होते 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाता था। ये आपने नंबर लाइन बचपन में पढ़ा होगा क्लास सेकंड थर्ड में, जिस पर नंबर लाइन पर आपको डिजिट्स को शो किया जा रहा होगा। फोर्थ में पढ़ा होगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सिक्स्थ स्टैंडर्ड में भी है, जहां पर आपका अलजेब्रा शुरू किया जाता था मेरे टाइम पे। तो क्योंकि मैं थोड़ा यूपी बोर्ड से और प्राइवेट स्कूल तो छोड़िए, आप सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बंदा हूँ, नॉर्मल एक पेड़ के नीचे, तो वहीं पर मैंने ये सीखा था उन किताबों में। तो मैं आपको बता दूं, अभी देखो ये रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, कि वो सभी नंबर्स जो नंबर लाइन पर शो किए जा सकें। हर एक नंबर बच्चा जो नंबर लाइन पर शो किया जा सके उसे आप क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। कोई भी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके, भाई एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, वो नंबर आपकी रियल नंबर होगी, वास्तविक संख्या होगी, जिसको आप नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, वो नंबर क्या होगी, आपकी रियल नंबर होगी। अब देखिए, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? तो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं बच्चा कि ऐसे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। ऐसे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, आप उन्हें बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे आप उन्हें, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भाई, किन काल्पनिक संख्या। अब देखो, आपने गिनतियां पढ़ी 1 2 3 4 5, 2.4, तो भाई 2.4 जो है 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट हो जाएगा। 7.8, तो 7.8 जो है वो 7 और 8 के बीच में रिप्रेजेंट हो जाएगा। 5.6, तो भाई 5 और 6 के बीच में रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैंने बोला 3.2, तो 3.2 कहां रिप्रेजेंट हो जाएगा बच्चा, 3 और 4 के बीच में कहीं 3.2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स आपके रियल नंबर थे। अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जो आपके नंबर लाइन पर शो नहीं किए जाते। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई इमेजिनरी नंबर्स की सिर्फ एक कंडीशन होती है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि रूट में कोई भी निगेटिव नंबर लिख दो आप, वो नंबर इमेजिनरी होगा।
क्यों होता है ये इमेजिनरी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर किया तो वो प्लस का आया होगा, ठीक है। चाहे आप -2 का स्क्वायर करो तो भी आपका प्लस का 4 आएगा, चाहे आप +2 का स्क्वायर करो तो भी आपका +4 ही आया होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, चाहे पॉजिटिव नंबर का चाहे निगेटिव नंबर का, बच्चा आएगा क्या, आपका प्लस का ही नंबर आएगा। तो किसी भी एक नंबर का, रियल नंबर का या इंटीजर का कभी भी स्क्वायर आपका निगेटिव नहीं होता। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं, अगर यहां से x की वैल्यू में निकालना चाहूं बच्चा, तो आप क्या लिखोगे कि x = √4। अब √4 लिखोगे भाई तो 4 का जो वर्गमूल होगा वो +-2 होगा बच्चा। क्यों होता है, देखिए प्लस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इस वजह से रूट से जो भी नंबर निकलता है उसके आगे प्लस और माइनस दोनों साइन लगाए जाते हैं, क्योंकि भाई +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। हमें पता नहीं है कि -2 का स्क्वायर करके 4 आया था या +2 का स्क्वायर करके 4 आया था, क्योंकि आपकी x जो है वेरिएबल है और बच्चा वेरिएबल में पॉसिबिलिटीज लेकर ही चलते हैं, क्योंकि मैथ्स करना है तो वेरिएबल कभी भी आप लेट करोगे तो वेरिएबल के केस में आपको सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी होती हैं। तो x की वैल्यू +2 भी मान्य होगी और x की वैल्यू -2 भी मान्य होगी, दोनों की ही दोनों वैल्यू x की ही रहेंगी बच्चा। अब बात आती है यहीं पर कि जब मैंने बोला कि x² = -4, ठीक है भाई, तो मैंने निगेटिव नंबर ले लिया। अभी यहां से आप x का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा -4 पर किस में, रूट में बच्चा। किस में हो जाएगा भाई, रूट में हो जाएगा। अब यहां से आप 4 का स्क्वायर रूट तो बच्चा +-2 कर दोगे आप, लेकिन रूट में अभी भी निगेटिव साइन रहा होगा और निगेटिव साइन के लिए वहां पर आपका -1 रहा होगा। तो +-2 रूट में -1 रहा होगा बच्चा। अब ये -1 रहा होगा, इसको कैसे खत्म किया जा सके भाई, इसको कैसे बाहर निकालें हम, तो माइनस को कभी नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो निगेटिव नहीं होता तो सिंपल सी बात यह है कि वो नंबर लाइन पर शो की नहीं जा सकेगी, क्योंकि वो इमेजिनरी पोर्शन है। अब इमेजिनरी है भाई, काल्पनिक बात है कि हाँ मे भी हो गया होगा स्क्वायर, तो लेकिन होता नहीं है। अब देखो इधर हम काम क्या करते हैं कि एक सिंबल होता है आई, जिसको आप आयोटा बोल देते हो, जिसका हिंदी मतलब होता है न के बराबर बच्चा, बिल्कुल न के बराबर। मतलब ये होता है, सिर्फ एक सिंबल दे दिया और इस आई का वैल्यू जो होता है वो यही होता है रूट में -1। इस आई का वैल्यू क्या होता है बच्चा, रूट में -1 होता है। क्लियर है। अब देखिए करना क्या है आपको कि आप इसी नंबर को क्या लिख सकते हैं भाई कि +-2 और रूट -1 की जगह पर आई लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, देखिए √7 और रूट में माइनस को आप लिख सकते हो आई, तो ये हो गया भाई √7i। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इस नंबर को। तो किसी भी नंबर के साथ आयोटा लगा हो या कोई भी नंबर निगेटिव नंबर रूट के अंदर लिखा हो, कोई भी निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या रूट के अंदर लिखी हो या फिर आपका किसी नंबर के साथ आयोटा लगा हो, वो नंबर हमेशा आपका इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा, अवास्तविक होगा। क्लियर है बच्चा। अब देखिए करना क्या है, मैंने आपको बता चुका हूं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। आप वास्तविक समझ गए होंगे। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं वो सारे के सारे नंबर्स जिनमें रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो या फिर उनके साथ आयोटा लगा हो। क्या लगा हो बच्चा, आयोटा लगा हो। ऐसे सभी नंबर्स आपके क्या रहेंगे, आपके काल्पनिक रहेंगे। तो देखो काल्पनिक संख्याओं की सिर्फ एक कंडीशन है हमेशा याद रखने के लिए, आप रियल नंबर्स को ज्यादा मत पढ़िए, आप काल्पनिक संख्या को याद रखिए, रियल नंबर ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगी। पहचान करने में, ऑप्शन लगाने में, ऑप्शन टिक करने में कि निम्न में से कौन सी संख्या काल्पनिक है और वास्तविक है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको इजीली टिक कर पाओगे। शर्त क्या है कि आपको काल्पनिक संख्या पढ़नी है। भाई काल्पनिक संख्या कब होगी, जब रूट में बच्चा माइनस होगा या फिर आपका आयोटा लगा होगा। आयोटा लगा है तो काल्पनिक होगी और आपका माइनस लगा है तो काल्पनिक होगी। ऐसे केस में यही दो आपके क्या कहते हैं टाइप हैं
दो नहीं है, सिंगल एक ही है कि रूट में माइनस, उसी माइनस को हटाने के लिए हम आई लगा देते हैं, आयोटा लगा देते हैं। तो ऐसे नंबर काल्पनिक होंगे, बाकी के जितने भी नंबर्स, जो कुछ भी नंबर आपको दिखाई दे वो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा बच्चा, वास्तविक होगा। पेन कॉपी से लिख लीजिए इसकी भी डेफिनेशन और इसकी भी डेफिनेशन, दोनों की मैं बता चुका हूं। चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को देखते हैं कि इनके भी टाइप होते हैं या नहीं होते हैं। तो भाई हमारे पास रियल नंबर्स के टाइप होते हैं दो, एक रेशनल और दूसरा बच्चा इरेशनल। रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। भाई रियल नंबर, इनको आप क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बच्चा। तो इन वास्तविक संख्याओं के दो टाइप होते हैं और वो दो टाइप क्या होते हैं, एक रेशनल जिसको आप परिमेय बोलते हैं, एक भैया परिमेय हो गया आपका परिमेय संख्या, और दूसरी हो गई बच्चा आपकी अपरिमेय संख्या। क्या हो गई बच्चा, अपरिमेय संख्या हो गई आपकी दूसरी। तो ये दो टाइप होते हैं आपके रियल नंबर्स के, एक वास्तविक का एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अब देखो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा भाई परिमेय और अपरिमेय, अक्सर कर टेट, सी टेट, यूपी टेट इन एग्जाम्स में हर तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है या अपरिमेय संख्या कौन सी है, या नॉर्मली पूछ लेता है पाई कैसी संख्या है। तो पाई कैसी संख्या, इसको भी पूछा जा चुका है कई बार। निम्न में से भाज्य, भाज्य इस जगह से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और आपको पता होना चाहिए कि भाई एवरेज पढ़ोगे आप, वहां पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। नॉर्मल नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चन देखे जाते हैं कि प्रथम 60 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो उन जगहों पर आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे पहली बेसिक क्लास ली है आपकी नंबर से, जिससे आपको नंबर्स की नॉलेज होगी तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने आप को तैयार कर पाएंगे। अब देखिए करना क्या है भाई मुझे, कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो जनरली ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं कि वो संख्याएं जिन्हें आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चा, ये आपकी कौन सी संख्याएं रही होंगी, परिमेय संख्याएं रही होंगी, रेशनल नंबर्स रही होंगी। तो कोई भी नंबर्स जो P/Q फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उन्हें आप रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब इरेशनल कौन सी होती हैं, जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखी जाती। तो आप यहां पर बोल दोगे भाई कि P/Q फॉर्म में नहीं लिखी जाती, ठीक है जी, नहीं लिखी जाती, P/Q फॉर्म में नहीं लिखी जाती, आप ये बोल देंगे इरेशनल नंबर्स को नहीं लिख सकते। चलो भाई बहुत अच्छी बात है कि इसको आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, चलो ये मान लिया मैंने। अब एग्जाम्पल्स पे बात आएगी तो बच्चा मैं बोलूंगा कि दो कैसा नंबर है, तो आप पता है बड़े इज्जत के साथ बोलोगे मेरे से कि सर 2 के अपॉन में 1 लगा दोगे और P/Q फॉर्म बन जाएगा, इस वजह से 2 आपका रेशनल नंबर है। चलिए मान लिया भाई आपकी बात बड़ी की। अब आपसे मैं पूछता हूं कि √2 कैसा नंबर है, तो आप बड़ी इज्जत के साथ बोलेंगे सर कि ये √2 अपरिमेय है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा क्या, कि भाई क्या मैं √2 के अपॉन में 1 लगा सकता हूं, कि जी सर बिल्कुल लगा सकते हो। अब √2 के अपॉन में 1 लगा सकता हूं तो बिल्कुल लगा सकता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि ये P हो गया और ये Q हो गया, तो ये भी बच्चा P/Q फॉर्म बन गया और ये P/Q फॉर्म बन गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये अपरिमेय ना होकर के परिमेय हुआ। लेकिन अब आप थोड़े से सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई ये भी P/Q फॉर्म बन रहा है, ये भी P/Q फॉर्म बन रहा है, दोनों में से एक को आप परिमेय बता रहे थे, एक को अपरिमेय बता रहे थे, क्योंकि आपने रट रखा है कि रूट वाले नंबर्स अपरिमेय होते हैं, रट रखा है। अब उसी रटने वाले कॉन्सेप्ट में मैं बोला ना मैंने आपसे कि मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप क्यों का जवाब दे सकें, किसी भी बच्चे को बता सकें कि एक्चुअल में ऐसा ही क्यों होता है, यही क्यों होता है भाई, कुछ और क्यों नहीं होता। तो बच्चा P/Q फॉर्म तो ये बन रहा है, लेकिन अब यहां दिक्कत कहां हुई, तुमने पढ़ा भी ठीक था, तुम आंसर भी ठीक कर रहे हो, लेकिन समस्या कहां आई, तो आपने गलती कहां कर दी बच्चा, सबसे बड़ी बात यह है।
तो भाई आपने गलती कहां कर दी? तो भाई आपने गलती की होगी कहां, कि गलती यहां की है कि आपने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। यहां पर क्या होता है कि P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, साथ के साथ यहां पर एक कंडीशन होती है कि जबकि P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए बच्चा। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, जिसको आप पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो भाई इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए बच्चा। तो ये पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी आपने। तो यहां पर सबसे बड़ी शर्त जो होती है वो P और Q के इंटीजर होने की होती है, और साथ के साथ वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों के दोनों इंटीजर पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, अब देखो दर यहां पर, अब देखो पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चा, इंटीजर का मतलब क्या होता है? तो पूर्णांक बोलते हैं भाई पूर्ण धन अंक। तो पूरे अंक को हम पूर्णांक बोलते हैं। पूरा अंक कौन सा होता है भाई? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ऐसे ही आगे आपने जो भी काउंटिंग सीखी है, जिन्हें आप बचपन में बोला करते थे, जब आपको दशमलव का ज्ञान नहीं था, सबसे पहले आपने काउंटिंग सीखी होंगी कि भाई 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 5,000, 3,000, 4,000, 2,000, 500, 400, 300, ये सभी क्या थे? आपके इंटीजर थे। ये सभी आपके क्या थे? इंटीजर थे भाई साहब। आपको डेसिमल की नॉलेज स्टार्टिंग में नहीं थी। आपने प्री नर्सरी, आपकी नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, इन सभी क्लासेस में आपने क्या किया होगा भाई? खड़े हो गए, खड़े होकर यही किया था भाई हमारे स्कूल में, तो कि भैया 1 2 3 यही काउंटिंग्स चलती रहती थी और 100 पे काउंटिंग रुक जाती थी। उससे आगे तो हमने बाद में सीखा कि भाई 101 भी होता है, फिर 102 भी होता है, फिर 103 भी होता है। धीरे धीरे हमने ये चीजें सीखी। तो जो स्टार्टिंग में काउंटिंग सीखी है ना बच्चा आपने, बेस में बिल्कुल बेसिक, आपने बिल्कुल जहां से शुरुआत की थी, उन्हीं को आप बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर है? अब देखिए, तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो गई आज से आपकी, कि P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स शुड बी रिटन एज P अपॉन Q फॉर्म। तो उन्हें आप रेशनल नंबर्स बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। लेकिन साथ के साथ वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। P और Q दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अब आज के बाद ये कंप्लीट डेफिनेशन बोले। अब देखो आपको 2 सेकंड में डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों में कि ये परिमेय क्यों हैं, ये अपरिमेय क्यों हैं। अब आप बताओ मुझे, 2 इंटीजर है? जी सर है। 1 इंटीजर है? हां जी सर है। तो 2 और 1 दोनों इंटीजर हैं? हां जी सर हैं। तो ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ये रेशनल नंबर होगा बच्चा आपका। ठीक है भाई। अब देखो √2 और 1 दोनों की बात करते हैं। तो भाई 1 इंटीजर है? जी सर 1 इंटीजर है। सबसे पहले तो 1 ही सीखा था हमने। तो भाई √2 इंटीजर है? भाई √2 कहां पढ़ा था आपने स्टार्टिंग में? 1 के बाद सीधा 2 पढ़ा था, लेकिन √2 नहीं पढ़ा था आपने। तो √2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि √2 आपका एक डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है भाई। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 1.414222 जो भी आएगा वो बाद की बात है भाई। तो √2 का वैल्यू आएगा 1.414 डॉट 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 डॉट। तो ये एक डेसिमल नंबर है बेटा, ये इंटीजर नहीं है। तो यहां पर P इंटीजर नहीं है, Q इंटीजर है, बट होने चाहिए दोनों इंटीजर। तो रेशनल, एक भी इंटीजर नहीं हुआ, वहीं पर बन गया इरेशनल। क्या बन गया बच्चा? इरेशनल। तो दोनों इंटीजर हो तो रेशनल, अगर दोनों में से कोई एक भी इंटीजर नहीं हुआ, वहीं पर बन जाएगा इरेशनल। तो सीधी सीधी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि हर एक वो नंबर इरेशनल होगा जो P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। P अपॉन Q फॉर्म का मतलब यहां पर क्या है कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। अगर P इंटीजर नहीं हुआ और Q इंटीजर हुआ तो भी इरेशनल, अगर Q इंटीजर हुआ और P इंटीजर नहीं हुआ तो भी इरेशनल, और अगर P इंटीजर हुआ Q इंटीजर नहीं हुआ तो भी इरेशनल। दोनों केसेस में आपकी वो नंबर इरेशनल ही होगी। इतनी बात आपको दिमाग में बैठ गई होगी, समझ गए होंगे आप इन बातों को। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब देखो इंटीजर होता कौन नहीं है, यहां बात आती है। हम किसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, किसको हम P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है।
यहां पर सब लोग डेफिनेशन ऑलमोस्ट टूटी फूटी पड़े होते हैं, बट सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है बच्चा वो ये होता है कि भाई किस नंबर को हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं और किस नंबर को हम P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बच्चा जो पहले से ही इंटीजर है उसको तो आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख ही लोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीजर है, अपॉन में 1 लगाओगे, 1 इज ऑल्सो इंटीजर, तो P अपॉन Q फॉर्म भैया P और Q दोनों इंटीजर हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है भाई, जो नंबर पहले से ही P अपॉन Q फॉर्म में, जैसे फ्रैक्शन बोलते हैं हम, 22/7, 6/7, 8/9, तो ये 8 और 9 दोनों ही इंटीजर हैं बच्चा, तो ये पहले से ही रेशनल है। दिक्कत आएगी आपको डेसिमल में, और डेसिमल में आएगी दिक्कत, तो किसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं बता दूं कि भाई देखो, अब ये रूट वाले नंबर्स क्यों इंटीजर होते हैं, वो इरेशनल होते हैं बच्चा। रूट वाले नंबर इरेशनल इसलिए होते हैं कि भाई आपका √2 का वैल्यू 1.414 डॉट 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 ये हो गया, तो अब इसको हटा दो। अब यहां से आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना बच्चा, इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसको आप दोबारा से फ्रैक्शन नहीं बना पाओगे। जैसे आपके सामने 2.5 लिखा होगा, आप इसको फ्रैक्शन बना लोगे कि भाई पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, तो 25/10 हो गया। कितना हो गया भाई? 25/10 हो गया आपका। आप इसको क्या लिख लोगे? फ्रैक्शन में। लेकिन यहां पर आप क्या करोगे कि भाई कितने पॉइंट एक ही पॉइंट है, पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने? इन्फिनिटी डिजिट्स हैं, और इन्फिनिटी डिजिट्स को आप नीचे 0 लगाओगे इन्फिनिटी टाइम्स, तो भाई नंबर आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। और छोटे से नंबर को एक के बाद एक और 2 के बीच के नंबर को आपने इन्फिनिटी बना दिया, तो इस नंबर को आप P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। कौन से नंबर को भाई? कि जिन नंबर्स में पॉइंट के बाद डिजिट्स सेम नहीं होते, और कहां तक चलते हैं बच्चा? इन्फिनिटी तक चलते हैं पॉइंट के बाद डिजिट्स। उन सभी नंबर्स को आप क्या कहोगे भैया? इरेशनल कहोगे। क्या कहोगे? इरेशनल कहोगे, अपरिमेय संख्याएं कहोगे। अब यहीं पर एक और एग्जांपल, तो देखो अब सभी रूट वाले नंबर क्यों होते हैं बच्चा? क्योंकि √3 हुआ तो 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 3 का स्क्वायर रूट आपका 1.732 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये बनेगा। तो भाई अलग अलग डिजिट्स के साथ बन रहा है, डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो रूट वाले सभी नंबर्स अपरिमेय क्यों होते हैं? वजह यही है, इस वजह से होते हैं। ठीक है भाई, तो रूट वाले सभी नंबर्स अपरिमेय क्यों होते हैं बच्चा? जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं निकाले जाते, तो रूट के अंदर कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले वो आपका इरेशनल होगा, अपरिमेय होगा, चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे आपका 4th रूट निकालना हो, सपोज मुझे 8 का, तो 8 का 4th रूट नहीं निकलेगा बच्चा, बिल्कुल डेसिमल में आएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये बात दिमाग में बैठ गई होगी। साथ के साथ पाई को भी लिख लीजिए कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है वो फिक्स नहीं होता। पाई का वैल्यू 3.142 से 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये इरेशनल नंबर कहलाता है बच्चा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में हो गई होगी। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने अगले टाइप पर। अब देखो, रियल नंबर्स को पढ़ा आपने 2 टाइप्स में, परिमेय और अपरिमेय। आज के बाद डेफिनेशन बोलनी है, वो अधूरी नहीं बोलनी है। अगर सीख लिया है तो सीखने के बाद उसका यूज करना सीखो। तो आज के बाद कभी भी डेफिनेशन बोलनी है तो परिमेय संख्याओं की क्या बोलनी है कि भाई P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ इतना नहीं बोलना। बोलना है कि सर P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, साथ के साथ P और Q दोनों इंटीजर हों और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? तो ये हो गई भाई आपकी रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में क्या था आपका कि P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैंने आपको कंडीशन बता दी, इनकी एक ही कंडीशन होती है कि जो पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स के साथ इन्फिनिटी तक चलते हैं, ऐसे नंबर्स को कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर ऐसा शो करता है, उस नंबर को हम हमेशा क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। और नॉन परफेक्ट रूट्स जिनके निकलते हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे आपका 4th रूट हो, कोई भी रूट हो, अगर वो पूरी तरह से नहीं निकल रहा है, पॉइंट के बाद लंबे समय तक जाता ही जा रहा है, तो आप इन्फिनिटी तक जा रहे हैं डिजिट्स उसके, तो वो हमेशा कैसा होगा? इरेशनल होगा भाई, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? अब देखिए, हम चलते हैं अपनी इरेशनल नंबर्स की एक ही कंडीशन थी, तो ये खत्म हो गई भाई। अब रेशनल नंबर आगे कंटिन्यू फिर से करेगी। इंटीजर्स आप बोलते हैं जिनको पूर्णांक,
ठीक है। और फ्रैक्शंस आप जिनको बोलते हैं क्या बच्चा, भिन्न। तो भाई ये फ्रैक्शंस हो गई, पूर्णांक और भिन्न हो गई बच्चा। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी गिनतियां आप पढ़ चुके हो वो सभी कौन है, इंटीजर्स हैं। और आपका ऑलरेडी ही कोई नंबर p/q फॉर्म में लिखा है जहां पर दोनों इंटीजर हों, उसको आप फ्रैक्शन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ही कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इनके एग्जांपल्स आपने काउंटिंग्स पढ़ी, 1 2 3 4 5 6, ये सभी इंटीजर्स ही है। और इधर भी लेते जाइए आप, 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये सभी कौन हैं, इंटीजर्स हैं। और फ्रैक्शंस में आपका 2/3 हो गया भाई, 5/7 हो गया भाई, 22/7 हो गया। बच्चा कभी भी एग्जाम में पूछे आपसे आप पाई कैसा वैल्यू है तो आप परिमेय बोलिएगा, और अगर पूछता है 22/7 कैसा वैल्यू है तो परिमेय बोलिएगा, क्योंकि 22/7 जो है बच्चा रेशनल है। रेशनल क्यों है, परिमेय क्यों है भाई, 22/7 ऑलरेडी क्या है बच्चा, p/q फॉर्म में है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन है तो भाई रेशनल होगा, परिमेय होगा। क्लियर है। तो भाई 22/7, 8/9, कोई और एग्जांपल्स ले लीजिए भाई कि 22/9, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये भिन्न हैं तो परिमेय संख्याएं होंगी ही होंगी। अब देखो इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन तो आपकी यहीं पर खत्म हो जाती है भाई, क्योंकि फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक फ्रैक्शंस की हम क्लास लेंगे बिल्कुल, जिसमें हम फ्रैक्शंस को 0 से हाई तक पढ़ेंगे भाई। तो 0 से हाई तक पढ़ेंगे उसको हम, 0 से हाई लेवल तक पढ़ेंगे उसको, तो वहां पर हम इस फ्रैक्शंस को कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं इंटीजर्स पर। तो इंटीजर्स पर बात करते हैं, तो इंटीजर्स भाई आपके देखो होते क्या हैं, इंटीजर्स होते हैं आपके 3 टाइप के बच्चा। पूर्णांक होते हैं आपके 3 प्रकार के, इंटीजर्स को आप पूर्णांक बोलते हो। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं बच्चा, निगेटिव इंटीजर जिन्हें आप बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है जी, तो निगेटिव इंटीजर हो गया पहला। दूसरा आपका हो गया भाई पॉजिटिव इंटीजर, जिसको आप बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है भाई, धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका। और तीसरा भाई आपका नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब है न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, ना ही पॉजिटिव और न ही निगेटिव। अब देखो निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं कि हर एक काउंटिंग के आगे क्या साइन लगा दो, माइनस का। तो -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, बच्चा आगे ऐसे कंटिन्यू करते जाइए, ये सभी नंबर्स आपके निगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब बात करते हैं भाई कि नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। ये कौन होता है, तो ये होता है आपका 0। कौन होता है भाई, 0। 0 के आगे आप प्लस साइन लगा देखा नहीं होगा आप लोगों ने, माइनस साइन लगा भी नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर किसी से ये प्लस करे या माइनस करे उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नंबर अगर माइनस का है तो -0 कर दो तो भी वही नंबर रहेगा, +0 कर दो तो भी वही नंबर रहेगा, लेकिन इंटू 0 मत कर दीजिएगा, क्योंकि इंटू 0 में ना भाई 0 इंटू जहान, 0 इंटू जहान इक्वल्स टू 0। तो भाई ये पूरे जहान को भी अपने जैसा कर सकता है, इसके पास इतनी ताकत है। तो 0 को हल्के में ना लें। देखिए 0 का तो केस ही चल रहा है आजकल, क्योंकि 0 के चक्कर में तो लोग मारे ही जा रहे हैं, एक दूसरे का कत्ल तक कर रहे हैं भाई सिर्फ 0 के चक्कर में। पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चा धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं आपके, हर एक काउंटिंग धनात्मक होती, जो धनात्मक हो वो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो प्लस इन्फिनिटी तक 1 से लेके आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक आपके निगेटिव इंटीजर्स, यही रहने वाले हैं। ठीक है, और आपका नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव कौन होता है भाई, 0 होता है। अब देखो दर हम धनात्मक संख्या पढ़ते आ रहे हैं ज्यादातर हमने, क्योंकि काउंटिंग सीखी ही पॉजिटिव थी स्टार्टिंग में, तो निगेटिव साइन भी हमें बाद में पता चला। तो हमने स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये सीखा था बच्चा। तो ये सीखा था, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू फिर से करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के थोड़े से हम क्लासीफाई कर देते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स में आपने नेचुरल नंबर देखे होंगे, ठीक है, इंटीजर्स में आपने होल नंबर्स भी देखे होंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही आपके किसका रूप लेते हैं, नेचुरल नंबर्स का लेते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो हिंदी में भाई, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हो। क्या बोलते हो,
प्राकृतिक संख्याएं बोलते हो भाई, तो प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं वो सभी पॉजिटिव इंटीजर ही हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये सभी नंबर्स कौन हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन्हें आप प्राकृतिक संख्याओं को ही धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, या धनात्मक पूर्णांक को ही आप प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब वहीं पर होल नंबर्स, जिनको आप हिंदी में बोलते हो भाई पूर्ण संख्याएं, क्या बोलते हो? पूर्ण संख्याएं बोलते हो। तो अब ये पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो लाला पूर्ण संख्याएं होती हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। मतलब ऐसी नंबर्स जो निगेटिव ना हो। तो निगेटिव सबसे पहले कौन नहीं है भाई? जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो ना तो निगेटिव है और ना ही जीरो पॉजिटिव है। जीरो आपका नॉर्मल एक नंबर है, ठीक। तो भाई जीरो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ये सभी नंबर्स कैसे हैं? आपके पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं। यहीं पर दूसरी बात कभी कभी क्या पूछता है भाई? दूसरी बात ये पूछता है आप लोगों से कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं? बच्चा क्या क्वेश्चन पूछता है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं? तो समझ जाओ भाई कि हाँ, हर एक प्राकृतिक संख्या, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगी। हर एक नेचुरल नंबर क्या होगी? होल नंबर होगी भाई। हर एक प्राकृतिक संख्या को तुम पूर्ण संख्या लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, देखो आपको ये सभी नंबर्स आपको कहां मिल रहे हैं? पूर्ण में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स पूर्ण में ऑलरेडी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जा रही हैं। तो ये सभी संख्याएं आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि ये 0 जो है ये यहां पर नहीं है। तो सभी प्राकृतिक पूर्ण होती हैं, बट सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती है। तो ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल दी होल नंबर्स आर नॉट दी नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? अब देखिए आगे की बात करते हैं भाई हम। तो आगे क्या है कि अभी उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के फॉर्मेट पर, पेयर के फॉर्मेट पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई। क्या? कि इवन और ऑड। तो इवन सम संख्याएं, ठीक है जी, इवन सम संख्याएं, और ऑड विषम संख्याएं, ऑड विषम संख्या, ठीक है भाई। तो इवन नंबर्स कौन सी होती हैं बच्चा? इवन नंबर्स वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए भाई। 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें आप बोलोगे इवन नंबर्स। और ऑड नंबर कौन सी होती है बच्चा? जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं बच्चा, ठीक है जी, मान लिया। जो 2 से डिवाइड हो गई वो इवन नंबर्स, और जो 2 से डिवाइड नहीं हुई उन्हें आप बोलोगे ऑड नंबर्स। चलिए जी, मान लिया। अब देखो 2 से डिवाइड कौन होती है? आपकी 2 ही होती है। अगली बार कौन होती है? 4 होती है। फिर कौन होती है? 6 होती है। फिर कौन होती है? 8 होती है। फिर कौन होती है? 10 होती है। और ऐसे ही आगे कंटिन्यूअसली चलती जाती है। और ऐसे ही ऑड नंबर्स भैया 1 हुआ जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, फिर 3 हुआ, फिर कौन हुआ बच्चा? 5 हुआ, फिर 7 हुआ, और आगे 9 हुआ, एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स होंगे आपके, ठीक। अब बात करें तो हम प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर्स की। प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं भाई? प्राइम नंबर होती हैं आपकी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स को आप क्या बोलते हो बच्चा? अभाज्य संख्या बोलते हो, ठीक है। और कंपोजिट नंबर्स को आप क्या बोलते हो बच्चा? तो इनको बोलते हो आप भाज्य संख्या। आप इनको भाज्य संख्या बोलते हो और आप इनको अभाज्य संख्या बोलते हो। चलिए ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स, देखो ये इवन और ऑड समझ में आ गए होंगे आपको। ये दो की सिर्फ पेयर, जहां पेयर बन जाए वो इवन, जहां पेयर ना बने वो ऑड। क्लियर है? जिसको रूरल लैंग्वेज में कभी कभी बोल देते हैं गांव वगैरह में जोड़ा और फुट। तो जोड़ा मतलब भाई जहां पेयर बन गए, फुट मतलब जहां पेयर नहीं बने तो उनको ऑड नंबर्स बोल देते हैं, जिनके पेयर कंप्लीट पेयर ना बना। ठीक है जी।
अभी प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं आपकी? प्राइम नंबर्स देखो, अगर अकॉर्डिंग टू मैथ सीखोगे, एक तो लोकल समझने के लिए भी पढ़ा जाता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ भी पढ़ा जाता है। तो दो तरीके की होती है भाई, सिर्फ हमें समझना है, समझ में आ गया कि हम पहचान लेंगे कि ये ऑड है या इवन है। लेकिन डिटेल का मतलब होता है कि एक पॉइंट को पकड़ते हुए। जनरली आप लोगों को पता है कि प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक से डिवाइड होती हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, जो खुद से और एक से डिवाइड होती हैं उन्हें आप बोलते हो अभाज्य संख्याएं। मान लिया भाई, तो मैंने कहा कि 2 जो है वो खुद से भी डिवाइड होता है, मतलब 2 से डिवाइड होता है, और 1 से भी डिवाइड होता है, अभाज्य हो गया। लेकिन देखो ये समझने के लिए बेहतर है, लेकिन यहां पर क्या है कि एक पॉइंट आएगा अभी बीच में जो आपको थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकता है। आपको एग्जाम के पर्पज से वहां पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो मैं उसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपको प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं कि ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों भाई, जिनके 2 फैक्टर्स हों, फैक्टर्स को बोल देते हो आप गुणनखंड। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके कितने फैक्टर हों बच्चा? 2 फैक्टर हों। ठीक, मान लिया भाई। चलो अब 2 फैक्टर देखो, सबसे पहले आपने नंबर लिया 2। अब 2 के 2 फैक्टर्स कौन होते हैं? 1 होता है बच्चा और 2 होता है। तो 2 में 1 का और 2 का भाग जाएगा, 2 फैक्टर्स होंगे। अब फैक्टर्स दोबारा से सुन लो, फैक्टर्स किसको बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं उन सभी नंबर्स को जो डिवाइड करती है। तो जो डिवाइड करेंगी वो फैक्टर होंगी, और जिनमें डिवाइड गया होगा उन्हें मल्टीपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टीपल बोला जाता है। क्लियर है बच्चा? अब देखिए 2 हुआ, यहीं पर आपका अगला डिजिट हो गया 3। तो 3 जो है इसके फैक्टर हो गए भाई 1 और 3 हो गए, तो यहां पर भी 2 ही फैक्टर हैं। इसके बाद भाई 5 के भी 1 और 5 ही 2 फैक्टर्स हैं। क्लियर है? ऐसे ही 7 के भी 1 और 7 2 फैक्टर्स हैं। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करिए भाई, 7 के बाद 11 आया होगा, फिर 13 आया होगा, फिर 17 आया होगा। बहुत बढ़िया, बढ़ते जाइए। अब देखिए भाज्य किसको बोलते हैं? तो भाई भाज्य बोलते हैं आपके उन नंबर्स को जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हों। जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हों भाई, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो 2 से अधिक गुणनखंड हैं, उन्हें आप बोलोगे भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं बोलोगे बच्चा? भाज्य संख्याएं बोलोगे आप उन लोगों। जैसे मैंने बोला भाई कि 4, देखो अब 4 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। ये 3 फैक्टर हो गए इसके। 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड हो चुके हैं इसके। तो ये आपका जो 4 है वो कैसा नंबर हो गया? भाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। यहीं पर 4 के बाद मैंने बोला 6, तो 6 में देखिए 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 6 का भाग जाता है। ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। क्लियर है? वहीं पर मैंने बोला भाई 8 में देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है। कितने फैक्टर हुए बच्चा इसके? 3 हुए। तो ये भी नंबर आपका हो गया कंपोजिट भाज्य। 8 के बाद 9 हुआ, 10 हुआ, 11 उधर आ चुका है तो इधर 12 होगा, 13 उधर आ चुका है तो 14 होगा, 15 होगा, आगे भी बहुत सारे नंबर्स। ये सभी आपके भाज्य रहेंगे। क्लियर है? अब देखो इधर इन सभी नंबर्स में एक नंबर बच गया, और वो क्या बच गया? 1 ही बच गया। तो मैंने जो बोला था तुमसे कि तुम्हारी डेफिनेशन से यहां पर एक दिक्कत होगी कि जो नंबर जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। तो देखो 1 जो है खुद मतलब 1 से होती है और 1 से होती ही होती है, तो आप इसको अभाज्य में डाल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में 1 जो है 1 सिर्फ और सिर्फ 1 ही नंबर से डिवाइड होती है और वो 1 से होती है। तो 1 का सिंगल 1 ही फैक्टर होता है बच्चा। कितने गुणनखंड होते हैं इसके? 1 गुणनखंड होता है, और वो खुद 1 ही है। तो इस वजह से ये ना तो प्राइम नंबर्स में लाई करेगा क्योंकि इसको 2 गुणनखंड चाहिए बच्चा, इसको 3 गुणनखंड, कम से कम 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए इसको। तो भाई कम से कम 3 कह लो आप। तो 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए इस बंदे को। किसको भैया? भाज्य संख्याओं को। तो भाज्य संख्याओं को 2 से अधिक फैक्टर, इसको 2 फैक्टर, इसके पास है केवल 1 फैक्टर। तो बताओ ये किधर जाएगी? भाज्य के पास या अभाज्य के पास? अच्छा, ये कहीं नहीं जा पाएगी क्योंकि इसको चाहिए 2 और इसको चाहिए 2 से ज्यादा। इसके पास है नहीं, तो ये दोनों इसको अपने दरवाजे से भगा देंगे, और दोनों अपने दरवाजे से भगा देंगे तो एक जो होगा ये नॉन प्राइम, ठीक है, नॉन प्राइम और नॉन कंपोजिट होगा। न तो भाज्य होगा और न ही अभाज्य होगा।
न ही भाज्य होगा न ही अभाज्य होगा, ऐसा नंबर होगा कौन? 1। क्लियर है? इतनी बात आपके दिमाग में आ चुकी होगी। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो आगे अब देखिए, हमारी वो सारे नंबर्स खत्म हो चुके थे, प्राइम, डेसिमल, प्राइम, को प्राइम। आपका को प्राइम में बता दूंगा, वो आपको बाद में भी बताया जाएगा, क्योंकि को प्राइम लंबा चलता है। को प्राइम एक्चुअल में नंबर्स का टाइप नहीं है, वो 2-3 ही नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है बीच में, ठीक है। कोई एक सिंगल नंबर को प्राइम नहीं होता है, एटलीस्ट 2 नंबर्स तो होने चाहिए। तो भाई उनका एससीएफ एक होगा, वहां पर वो को प्राइम की कंडीशन बनेगी, मैं आगे भी क्लास में आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको रेशनल नंबर्स सबसे पहले पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 पार्ट पढ़ाए मैंने बेटा, क्या? एक रियल और एक इमेजिनरी, ठीक है। अब मैंने रियल नंबर्स को पकड़ा भाई, तो रियल नंबर्स के भी मैंने 2 पार्ट्स लिए, एक रेशनल और एक इरेशनल। अब मैंने रेशनल नंबर्स को पकड़ा, तो रेशनल नंबर्स के 2 पार्ट लिए बच्चा मैंने, क्या? एक आपका इंटीजर और एक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के लिए मैंने बोला अलग क्लास लूंगा। अब उसके बाद मैंने इंटीजर पकड़ा। इंटीजर के मैंने आपको 3 टाइप बताए, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? इतना कवर होने के बाद में मैंने आपको पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स के 2 नंबर और बताए आपको, एक नेचुरल और एक होल नंबर्स। नेचुरल में 1 to infinity एंड होल नंबर्स में 0 to infinity होने चाहिए सारे के सारे इंटीजर्स। उसके बाद मैंने आपको इवन और ऑड बताए, 2 से डिवाइड हुए इवन, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड। क्लियर है? और कंपोजिट और प्राइम, तो जिनके 2 फैक्टर वो प्राइम, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर वो कंपोजिट। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमारे पास सिर्फ दशमलव संख्याएं बच रही थी, तो डेसिमल नंबर्स बच रहे थे बच्चा। तो डेसिमल नंबर्स यानी कि जिनको आप बोल देते हो दशमलव संख्याएं। तो भाई दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? दशमलव संख्याएं बच्चा वो होती हैं जिन्हें आप डेसिमल के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पर दशमलव लगा हो। तो मेरे हिसाब से ना आप इसको वास्तविक संख्याओं की जगह पर लिख सकते हो, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या होता है कि आपका रेशनल और इरेशनल होता है। दशमलव में भी सेम वही होता है, रेशनल और इरेशनल होता है, क्योंकि आप हर नंबर में दशमलव लगा सकते हो। 2.0 लिख सकते हो आप 2 को। तो यहां डेसिमल लग रहा है ना भाई, इंटीजर के साथ भी तो डेसिमल लग रहा है, और फ्रैक्शन को आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगी ही आएगी। तो आप इसको वास्तविक एक्चुअल में रियल नंबर्स की जगह पर लिख सकते हो। अब देखो भाई, दशमलव संख्याएं जो होती है ना बच्चा, वो 2 प्रकार की होती है। दशमलव कब कब लगता है? देखो मैंने 5 का भाग किया किसमें? 27 में। 5 का भाग 27 में किया भाई, तो 5 पंजे कितना हो गया? 25 हो गया। 5 पंजे 25 हो गया बच्चा, और यहां पर रिमाइंडर बच गया होगा 2। अभी आप क्या करोगे कि पॉइंट लगाओगे और पॉइंट लगाओगे, यहां 0 बढ़ा दोगे। ठीक है भाई, यहां 0 बढ़ा दिया। अब 0 बढ़ाने के बाद में आप 5 का भाग 20 में करोगे, 4 बार ही जाएगा, नंबर आ गया आपका 5.4। मतलब दशमलव के बाद आपका डिजिट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आपका डिवाइड रुक गया। तो दशमलव के बाद जब डिवाइड रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, जिसको आप हिंदी में बोलते हो शांत, तो शांत दशमलव भाई। तो अगर दशमलव के बाद नंबर शांत हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, डिजिट्स आना बंद हो जाए, डिवाइड पूरा पूरा चला जाए, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्लियर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव, जैसे 5.4 हुआ, 2.36 हुआ, 7.892 ये हुआ, 0.414 हुआ, 0.56 हुआ। अब देखो इधर इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं भाई, यहां से पॉइंट हटाओगे आप, 0 बढ़ा दोगे तो 54/10 हो जाएगा। अब देखो 54 जो है वो इंटीजर है, 10 जो है वो भी इंटीजर है, तो 54 और 10 दोनों इंटीजर हैं, तो ये P/Q फॉर्म होगा। और अगर ये P/Q फॉर्म होगा तो ये नंबर आपका रेशनल होगा। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं जो दशमलव के बाद शांत संख्याएं होती हैं, वो सभी रेशनल होती हैं बच्चा। इसको आप परमेय कह दो। तो परमेय होती हैं, रेशनल होती हैं, क्योंकि आप इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसको आप बोलते हो अशांत दशमलव। क्या बोलते हो बच्चा? अशांत दशमलव बोलते हो। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं भाई? तो ये नंबर्स होते हैं आपके जब दशमलव के बाद डिजिट्स रुकना बंद ना ले, मतलब डिवाइड पूरी तरह से डेसिमल लगने के बाद भाग चलता जाए चलता जाए। कब तक चले भाई? देखो यार, तब तक चले कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, तब तक तो मैं अपनी पूरी दम लगा के उस पर पूरी शिद्दत के साथ भाग करता रहूं। फिर मैं अपनी विरासत को अपने बच्चे को देके जाऊंगा, तो अब बच्चे से बोलूंगे भाई तू भी करता जा, तो वो भी करता जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, लेकिन वो भाग कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप देखो 3 का भाग 10 में करो
तो भाई 3 त्रिका 9 लिखोगे, यहां पर 1 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, 0 हो जाएगा। फिर 3 से 3 बारी ये 9 हो जाएगा, यहां पर 1 आएगा, फिर से बच्चा यहां 3 बारी, यहां 0, ये 9, 1, 9, 0, ये खत्म ही नहीं होने वाला भाई, ये खत्म ही नहीं होने वाला। तो ये कैसे नंबर्स हुए? अशांत दशमलव हुए। ठीक है भाई। अब ये कैसे नंबर्स हो गए? अशांत दशमलव नंबर्स हो गए। जैसे आपका ये हो गया, अगर मैंने बोला देखो 7 में 22 का, 22 में 7 का भाग कर लो, तो 7 का भाग 22 में करता हूं मैं यहां पर, है ना। तो 7 का भाग 22 में किया 3 बारी, 21 आया बच्चा, रिमाइंडर 1 बचा, पॉइंट लगाया बच्चा तो 0 हो गया। अब 7 एकम 7 हो गया, यहां से कितना बचा भाई? 3 बच गया। अब देखो 3 पीछे 0 लगा दो, 30 हो जाएगा, यहां 4 लिख दोगे, यहां 28 हो जाएगा, यहां 2 लिख दिया, एक और 0, एक बारी, सॉरी 2 बारी हो गया, 14 हो जाएगा बच्चा। ये कभी रुकने का नाम नहीं लेगा, ये ऐसे चलता रहेगा और ये ऐसे चलता रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा बच्चा। तो भाई एक एग्जांपल तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने, 3.33333 डॉट 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 डॉट। एक एग्जांपल लिख दिया भाई मैंने 3.14281 जो भी है आगे, डॉट 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 डॉट। क्लियर है? तो ये दोनों के दोनों नंबर आपके कैसे हैं कि पॉइंट के बाद दशमलव रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इन्फिनिटी टर्म्स तक जा रहा है। तो अभी देखो उधर, अब ये शांत दशमलव तो शांत हो चुकी है, अब ये अशांत है तो ये शांत नहीं होगी, तो इसको थोड़ी सी तरीके से शांत करते हैं। तरीके से कैसे शांत करते हैं भाई? अब देखो अशांत दशमलव संख्याएं जो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो है बेटा, अशांत दशमलव संख्याएं जो हैं वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं। अशांत दशमलव कितने प्रकार की होती हैं बच्चा? ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक रिपीटिंग या आप रिक्यूरिंग कह सकते हो, एक नॉन रिपीटिंग, आप इसको नॉन रिक्यूरिंग कह सकते हो। रिपीटिंग मतलब जो आपकी हिंदी में इसको बोलते हैं हम सतत, क्या बोलते हैं? सतत बोलते हैं बच्चा हिंदी में इसको, ठीक है, सतत। अब यहीं पर नॉन रिपीटिंग इसको बोलते हैं हम बच्चा असतत, क्या बोलते हैं भाई? असतत बोलते हैं इसको हम, तो असतत। चलो भाई, तो ये नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग। अब देखो आपने 2 डिजिट देखे थे पीछे, पिछली वाली स्लाइड में दिखाऊं तो मैं दोनों में एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, एक इनमें डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। यहां पर डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और यहां पर डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहां पर डिजिट्स डिफरेंट डिजिट्स के साथ आगे कंटिन्यू कर रही है और ये सेम डिजिट के साथ आगे कंटिन्यू कर रही है। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं कि देखो रिपीटिंग का मतलब ही क्या है भाई, कि जहां रिपीट करें, जैसे आपका एग्जांपल 3.3333333 ये वाला था। और नॉन रिपीटिंग का मतलब जहां डिजिट्स रिपीट न करें, और न करने वाला कौन सा था भाई? 3.1428 डॉट 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 डॉट, ये नंबर था। अब ये रिपीटिंग वाला केस जो हो गया वो सतत का हो गया, और नॉन रिपीटिंग वाला केस यानी कि जहां पे डिजिट्स अलग अलग डिफरेंट डिजिट्स के साथ चल रहा है, ये असतत हो गया। अब बच्चा देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपने किया होगा कि भाई 0.33333 डॉट डॉट डॉट, इसको आपने लिखा होगा 0.3 बार। क्या लिखा होगा बच्चा? 0.3 बार, क्योंकि रिपीटेशन को रोकने के लिए आप इन शॉर्ट उस नंबर को, इतने बड़े नंबर को इतनी ज्यादा स्पेस घेरेगा, इसको इन शॉर्ट लिखने का तरीका है 0.3 बार। और आपने एक लॉजिक भी पढ़ा होगा, मोस्टली आपने हर वीडियो में या हर टीचर से, कहीं से भी, ऑफलाइन टीचर से भी पढ़ा होगा कि बार हटाओ 9 लगाओ, बार हटाओ 9 लगाओ। तो भाई बार हटा दिया, 9 लगा दिया, अपॉन में 3 इंटीजर 9 इंटीजर, बोथ आर द इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज रेशनल नंबर। तो भाई ये कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। तो ये जितने भी रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं इन सबको आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये सभी नंबर्स रेशनल होंगे बच्चा, परिमेय होंगे। ये भी क्लियर है? ये भी कैसे होंगे? परिमेय होंगे आपके। अब देखो उधर इस नंबर को मैंने वहां पर भी बताया था, इरेशनल नंबर की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, और इरेशनल नंबर्स की, अपरिमेय संख्याओं की एक ही कंडीशन होती है बच्चा, और वो कंडीशन क्या होती है कि भाई पॉइंट के बाद डिजिट्स अलग अलग हों और कहां तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए। तो उसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? जितनी भी असतत अशांत दशमलव संख्याएं होंगी, जितनी भी असतत अशांत दशमलव संख्याएं होंगी, वो सभी कैसी होंगी? आपकी अपरिमेय होंगी, इरेशनल होंगी बच्चा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर जितने भी होंगे वो सभी इरेशनल होंगे। क्लियर है? तो ये नंबर आप फ्रैक्शन में नहीं बता सकते हो, इसको आप P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। यहां पर जैसे होता भाई 0.45454545 डॉट 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 डॉट, तो आप इसको भी लिख देते भाई कि 0.45 बार, और बार हटाओ 9 लगाओ, तो 45/99 आपका आंसर आ जाता, जहां 45 इंटीजर है और 99 भी इंटीजर है।
दोनों इंटीजर हैं तो कैसा संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुई। कैसी हुई बच्चा, अपरिमेय हुई। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे नंबर्स। और अगर ये सभी नंबर्स आपको समझ में आ गए हैं प्रॉपर तरीके से और आपको क्लास अच्छी लगी है तो बच्चा शेयर कर दीजिए और बच्चों को भी बताइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। और मैंने आपको बोला मैं एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये जो कोर्स है बच्चों के साथ साथ टीचर्स के लिए भी है, उन्हें भी कम से कम वो भी अपने आप को अपडेट कर लेंगे, जिससे एक सही एजुकेशन हर बच्चे के पास पहुंचती रहेगी। क्लियर है? तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।